अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर के जो मेरे पास पहले 6 न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करूंगा। यानी इस वीडियो के अंदर हम 7.1 न्यूमेरिकल से लेके 7.6 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे और बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं 7.7 से लेकर 7.12 तक के वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगा। इस चैप्टर के अंदर जो बेसिकली जो कंसेप्ट यूज होंगे वो हमारे पास डेंसिटी का कंसेप्ट होगा, वो हमारे पास प्रेशर का कंसेप्ट होगा, वो हमारे पास स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस का कंसेप्ट होगा और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। यानी कि ये हमारे पास इसके मेजर कंसेप्ट हैं जिनके रिलेटेड जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो है वो हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो चैप्टर नंबर 7 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो शीट है वो दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम 7.1 न्यूमेरिकल से लेके इस चैप्टर के जो 7.6 तक के न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो 7.1 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है जी कि अ वुडन ब्लॉक measuring 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। के यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है, उस वुडन ब्लॉक की जो डायमेंशन हैं वो हमें बता दी गई हैं कि उसकी एक डायमेंशन जो है वो 40 है, दूसरी डायमेंशन जो है वो 10 है और तीसरी डायमेंशन जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। और जबकि उस वुडन ब्लॉक का जो मैस है वो हमें बता दिया गया है वो 850 ग्राम है। तो हमने यहाँ पे उस वुडन ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है और इसका ये कुछ हमारे पास सिनेरियो है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी सोल्यूशन शीट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो इस चैप्टर को जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैंने उनको सॉल्व करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बारी बारी जो है वो वन बाय वन आपको सारे न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि वही स्टेटमेंट जो अभी हमने बुक से रीड आउट की है वही स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखी हुई है कि अ वुडन ब्लॉक मायरिंग कि जिसकी डिमेंशन जो है वो हमारे पास ये वाली है, हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। जबकि आपने यहाँ पे उस वुड के जो ब्लॉक है उसकी आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो इसका गिवन डेटा लिख लेंगे कि डायमेंशंस ऑफ वुडन ब्लॉक जो है वो हमारे पास कितनी दी गई है, वो 40/10/5 सेंटीमीटर दी गई हैं। जबकि आपको पता है कि ये बेसिकली इसका वॉल्यूम होगा, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे उसकी ये विड्थ आ जाएगी और ये हमारे पास उसकी हाइट आ जाएगी। यानी कि अगर लेंथ को विड्थ के साथ और फिर विड्थ को हाइट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ उसने दे रखी हैं वो सारे की सारी हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको सेंटीमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम का SI यूनिट होता है यानी सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इस सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल जो है वो 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो 40 को भी हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, 10 को भी 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, 5 को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पे ये जो 40 और ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 400 आ जाएगा। फिर 400 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर 2000 आ जाएगा। और जब हम इस नीचे वाले जो हमारे पास 300 आ रहे हैं इनको आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि सिंपल ये 3 जीरो जो है वो हमारे पास इन 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 2 को जब आप 1000 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास जो उसका वॉल्यूम आएगा वो 0.002 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपने जो है वो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर लेना है और उसको आपने उसके स्टैंडर्ड यूनिट यानी मीटर क्यूब के अंदर निकाल लेना है। उसके बाद हमारे पास उसने मैस ऑफ द ब्लॉक जो है वो 850 ग्राम दे दिया गया था। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो यूनिट है वो ग्राम के अंदर है, तो इस ग्राम को हमें चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम के अंदर। तो आपको पता है जी कि हमारे पास 1 किलो के अंदर जो है वो 1000 ग्राम होते हैं। तो 850 को जब हम किलोग्राम के अंदर चेंज करेंगे तो आपने 850 को 1000 के ऊपर तकसीम कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर तकसीम करेंगे तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और जब हम 85 को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो उसका आंसर आएगा वो 0.85 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास वुडन ब्लॉक होगा उसका हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया जो कि हमारा मीटर क्यूब के अंदर निकल आया है, और दूसरा हमने जो है वो उसका मैस जो है वो भी निकाल लिया है। तो अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अब हमने डेंसिटी ऑफ द वुड जिसको हम डी के साथ यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे
वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जी कि डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो बड़ा ही आसान होता है जी कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि अगर हम किसी भी चीज़ के मास को उसके वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस चीज़ की डेंसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो अब मास की जगह पे हम मास की वैल्यू लगा देंगे जो कि अभी हमने किलोग्राम के अंदर निकाली थी जो कि 0.85 थी, और वॉल्यूम की जगह पे हम वॉल्यूम की वैल्यू लगा देंगे जो कि अभी हमने वो भी फाइंड आउट किया 0.002 मीटर क्यूब। तो जैसे ही आप 0.85 को 0.002 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 425 आ जाएगा। और साथ में उसके जो यूनिट होंगे वो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो डेंसिटी के यूनिट होते हैं वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वुडन ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो हमारे पास 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम यहाँ पे किसी भी चीज़ की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम इस चैप्टर का सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो 7.2 न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाता है जी कि हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस, के बर्फ़ का जो है वो कितना वॉल्यूम होगा फार्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। कि अगर आपके पास जो है वो 1 लीटर पानी हो, अगर आप उस 1 लीटर पानी को जो है वो फ्रीज़ करते हैं तो फ्रीज़ करने के बाद जो उसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास लिक्विड्स होती हैं जब हम उनको फ्रीज़ करते हैं तो फ्रीज़ करने के बाद जब वो सॉलिड शेप में चेंज होते हैं तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है जी, वो कहता है कि अगर आप 1 लीटर पानी को जमाते हैं, उसको आप फ्रीज़ करते हैं, तो ये बताएं कि उससे जो बर्फ़ जमेगी वो बर्फ़ जो होगी उसका कितना वॉल्यूम होगा। यानी कि पानी का वॉल्यूम तो हमारे पास 1 लीटर है, अब वॉल्यूम ऑफ आइस यानी कि बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो इसकी हम सबसे यहाँ पे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ बता दी गई है, तो वो हमारे पास क्या है जी, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वो हमारे पास कितना है जी, वो 1 लीटर है। और जबकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने वॉल्यूम ऑफ आइस जिसको हम वी आइस यहाँ पे इज़हार करेंगे वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फिर हम अगेन क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो यहाँ पे भी हम डेंसिटी वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डेंसिटी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले को यूज़ करके हम वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो कैलकुलेशन में आपने सबसे पहले यहाँ पे ये जो लाइन मैंने लिखी है इसको आपने रीड आउट कर लें कि इन दिस केस द मास ऑफ वाटर रिमेन सेम आइदर इन इट्स वाटर फॉर्म और इन इट्स लिक्विड फॉर्म। कि जो हमारे पास यहाँ पे जो वाटर होगा उसका जो मास होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। कि चाहे हमारे पास जो वाटर है चाहे वो हमारे पास पानी यानी कि लिक्विड की शक्ल में है, चाहे वो हमारे पास बर्फ़ यानी कि सॉलिड की शक्ल में है, वो जिस मर्जी शक्ल में हो यानी कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट जो हो वो कोई भी हो, लेकिन उसका जो मास होगा वो सेम रहेगा। यानी कि एक जो हमारे पास लीटर पानी है या एक जो हमारे पास लीटर हमारे पास आइस होगी, उन दोनों का जो मास होगा वो सेम रहेगा। हाँ, अलबत्ता उनका जो वॉल्यूम होगा वो ज़रूर चेंज होगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब आप किसी भी लिक्विड को फ्रीज़ करेंगे तो उसका मास चेंज नहीं होगा लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो बट इट्स डेंसिटी विल चेंज फ्रॉम वाटर टू आइस स्टेट। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि हमारे पास जो है वो उसका मास जो होगा वाटर का जब वो आइस में कन्वर्ट होगा तो वो चेंज नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता उसका जो वॉल्यूम है वो ज़रूर चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज होने का मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी भी चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होगी वो हमारे पास कितनी होती है, वो आपको पता है कि वो हमने याद करनी है कि वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप टेबल के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो इसी टेबल से जो है वो आपने डेंसिटी ऑफ आइस की वैल्यू जो है वो भी निकाल लेनी है जो कि हमारे पास 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनती है। तो यहाँ पे आप टेबल के अंदर से जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने याद कर लेना है कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जबकि जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है वो हमारे पास 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेंसिटी है वो वाटर की और आइस की जो है वो दोनों की डिफरेंट आ रही है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम इन दोनों के फार्मूले को देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, वो मास ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल आ जाएगी। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने मास के साथ वाटर क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैंने ऊपर आपको ये लाइन लिख के बताई है कि जो मास ऑफ वाटर होगा या जो मास ऑफ आइस होगा वो सेम ही रहेगा। तो इसलिए वो सेम रहने की वजह से मैंने इसको अकेला m लिख दिया है। क्योंकि अगर जब हम आइस का फार्मूला लिखेंगे तो उसमें भी हम m ही लिखेंगे, यानी कि m को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो है वो डेंसिटी आप वाटर की ले रहे हैं या आप डेंसिटी आइस की ले रहे हैं, मास का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता।
तो यहाँ पे क्योंकि उन दोनों के मैस इक्वल है, यानी कि मैस ऑफ वाटर और मैस ऑफ आइस जो है वो सेम है, तो इसलिए हम इन दोनों के अंदर जो है वो मैस को निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैस हमारा राइट साइड पे आ जाएगा और ये जो वॉल्यूम होगा जब ये इस डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू एम, यानी कि मैस हमारे पास आ जाएगा। इस तरह जो है वो आपने मैस जो है वो वाटर का निकाल लिया है। तो सेम एज इट इज़ इसी तरह आपने जो है वो डेंसिटी ऑफ आइस का फार्मूला लिख देना है, तो उसमें भी हमारे पास एम ओवर वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैस की वैल्यू हमारे पास वही रही है। तो यहाँ पे भी हम अगर मैस की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस वॉल्यूम ऑफ आइस को इस डेंसिटी के साथ जाके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल्स टू एम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने जो रिलेशन यूज़ करना है तो वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला m और ये वाला m जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, ये सेम है। यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो वाला जब हमने फार्मूला निकाला तो उसमें भी मैस की वैल्यू m ही होगी, और जब हम आइस की बात करेंगे तो तब भी मैस जो है वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों के राइट साइड बराबर हैं तो इनकी जो लेफ्ट साइडें हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि इसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड जो है वो दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगी, वो बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने जो है आप चाहें तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला फार्मूला जो है वो हमारे पास किस तरह बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो हमने यहाँ पे पता है, जो कि हमने टेबल से निकाली है। वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो हमें नहीं पता, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें पता है और वॉल्यूम ऑफ वाटर का भी पता है। तो यहाँ पे हमें यानी कि 3 चीज़ें पता हैं, तो हमने एक चीज़ जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम उनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो डेंसिटी ऑफ आइस की जो वैल्यू है वो लगा देनी है, जो कि हमारे पास 920 बता दी गई थी। वॉल्यूम ऑफ आइस क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो इसको हम एज इट इज़ वैसे के वैसे लिख देंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगी जो कि हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई थी, और वॉल्यूम वाटर जो है वो हमारे पास 1 लीटर दिया गया था। तो 1000 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1000 एज इट इज़ वैसे का वैसे रह जाएगा, और ये जो 920 है ये दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह जो वॉल्यूम ऑफ आइस है वो हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 920। तो जैसे ही आप 1000 को 920 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ आइस आएगा वो आ जाएगा 1.086 लीटर। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ आइस होगा वो हमारे पास 1.086 होगा। यानी कि वो जो हमारे पास वाटर का वॉल्यूम था वो हमारे पास 1 लीटर था, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ आइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर गया है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि जब भी आप किसी भी लिक्विड को फ्रीज़ करेंगे तो फ्रीज़ करने के बाद जब वो सॉलिड शेप में चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 7.3 आ जाता है। तो इस न्यूमेरिकल के हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स आ जाते हैं। तो मैं इन तीनों पार्ट्स को जो है वो 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इन तीनों पार्ट्स के अंदर जो है वो हमने एक ही चीज़ फाइंड करनी है, और वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है। यानी कि इन तीनों क्वेश्चन के अंदर, इन तीनों पार्ट्स के अंदर आपने डेंसिटी वाला फार्मूला लगाना है, और डेंसिटी वाले फार्मूले के अंदर से आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। यानी कि इन तीनों क्वेश्चन के अंदर आपके पास मैथ्स भी दे दिया जाएगा और आपको डेंसिटी भी दे दी जाएगी, और आपने वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास पार्ट आ जाता है जी कि एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 kg, कि हमें मैस बता दिया गया है, ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कि हमारे पास एक आयरन स्फीयर है, उस आयरन स्फीयर का जो मैस है वो हमें 5 किलोग्राम दे दिया गया है, और जबकि उस आयरन की जो डेंसिटी है वो हमारे पास 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे दी गई है। यानी कि आपके पास जो है वो मैस भी आपको पता है और आपके पास जो है वो डेंसिटी जो है वो भी बता दी गई है। तो इन दोनों की मदद से आपने वहाँ पे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेंगे कि मैस ऑफ आयरन स्फीयर जो है वो हमारे पास 5 ग्राम आ गया। उसके बाद डेंसिटी ऑफ आयरन जिसको हम डी के साथ उधार करेंगे वो हमारे पास 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और हमने जो है वो यहाँ पे उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी हमने फाइंड क्या करना है जी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जिसको हम वी के साथ डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमें मैस और डेंसिटी बता दी गई है, और इन दोनों की मदद से हम यहाँ पे उस आयरन स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सबसे पहले वही डेंसिटी वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे आपने लिख देना है कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है जी, वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल आपने डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम लिख देना है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और डेंसिटी को हम राइट साइड पे ले आएंगे। तो डेंसिटी यानी कि वॉल्यूम की जगह पे चले जाएगा और वॉल्यूम हमारा डेंसिटी की जगह पे चल जाएगा। तो इस तरह जो वॉल्यूम का फार्मूला होगा वो हमारे पास आ जाएगा मैस पर यूनिट डेंसिटी। तो मैस हमें बता दिया गया था जी, वो हमारे पास 5 किलोग्राम था।
और डेंसिटी जो है वो हमें बता दी गई थी 8200। तो जैसे ही आप 5 को 800 एंड 200 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो उसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 6.097 10⁻⁴ जो है वो हमारे पास -4 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मैस और डेंसिटी जो है वो दोनों चीज़ें बता दी जाएँ तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो उस ऑब्जेक्ट के जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर भी उसने हमें दोनों चीज़ें बता रखी हैं कि हमारे पास 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी ऑफ 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कि यहाँ पे भी हमें उसने जो है वो उस लेड शॉट की डेंसिटी हमें बता दी है और यहाँ पे उसने हमें उसका मैस भी बता दिया जो कि हमारे पास 200 ग्राम है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिखेंगे कि मैस ऑफ लेड शॉट जो है वो हमारे पास कितना है जी, वो 200 ग्राम है। तो सबसे पहले तो हमें इसको किलोग्राम में तब्दील करना होगा। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं, तो आपने 200 को 1000 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 को जब आप 10 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। तो यानी इस तरह जो हमारे पास मैस ऑफ लेड शॉट होगा वो हमारे पास 0.2 किलोग्राम होगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे उसने हमें डेंसिटी भी बता दी है कि जो डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी है, वो 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे हमें मैस भी पता चल गया, हमें डेंसिटी भी पता चल गई। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट यानी कि V का जो वॉल्यूम होगा वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए भी हम अगेन वही डेंसिटी वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम लिखा, तो यहाँ पे भी हम इस वॉल्यूम को इस डेंसिटी की जगह पे ले जाएंगे, तो इस डेंसिटी को हम वॉल्यूम की जगह पे ले जाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा मैस पर यूनिट डेंसिटी। तो यहाँ पे मैस की वैल्यू जो कि अभी हमने किलोग्राम के अंदर निकाली है वो हम लगा देंगे जो कि 0.2 किलोग्राम है, और नीचे हमारे पास उसकी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो जैसे ही आप 0.2 को 11,300 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 1.7699 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास लेड शॉट का वॉल्यूम है वो कितनी आसानी के साथ जो है वो आप एक सिंपल डेंसिटी वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। तो उसके अंदर भी हमारे पास उसने एक गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 किलोग्राम दे दिया गया है, जबकि डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है वो हमें बता दी गई है कि वो 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो यानी कि अगेन यहाँ पे भी हमें उसने दोनों चीज़ें बता रखी हैं कि हमें उसने डेंसिटी भी बता रखी है और हमें जो मैस है वो भी बता रखा है। तो अब इन दोनों चीज़ों की मदद से हमने यहाँ पे जो हमारे पास गोल्ड बार है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैस ऑफ गोल्ड बार जो है वो हमारे पास कितना है जी, वो 0.2 किलोग्राम है मैस। और दूसरा यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ गोल्ड है वो हमारे पास कितनी है जी, वो हमारे पास 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने अगेन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो V हमने यहाँ पे भी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए भी हम अगेन यहाँ पे वही डेंसिटी वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब अगेन यहाँ पे फिर वही फार्मूला हम एज इट इज वैसे लिखेंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम की जगह पे ले जाएंगे और वॉल्यूम को डेंसिटी की जगह पे। तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा मैस पर यूनिट डेंसिटी। तो मैस हमारे पास कितना है जी, वो हमें 0.2 किलोग्राम दे दिया गया है। और यहाँ पे जो हमारे पास गोल्ड की जो हमारे पास डेंसिटी दी गई है वो हमारे पास 19,300 दी गई थी। तो 0.2 को जब आप 19,300 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास अगेन यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 1.036 10⁻⁻5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड बार होगा वो हमारे पास 1.036 10⁻⁵ मीटर क्यूब निकल आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका जो तीसरा न्यूमेरिकल था, इस तीसरे न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते थे और इन तीनों पार्ट्स के हमने वॉल्यूम ही फाइंड आउट करने थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने एक ही फार्मूले को यूज़ करते हुए डिफरेंट 3 तरह के मटीरियल की जो वॉल्यूम है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद जो है वो हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 7.4 को देख लेते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है जी कि द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कि अगर आपके पास जो एयर की डेंसिटी हो वो 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो तो देन फाइंड द मैस ऑफ द एयर इन अ रूम, कि फिर आपने ये बताना है कि एक कमरे के अंदर कितनी एयर का मैस होगा, जबकि उस कमरे की जो डायमेंशनें हैं वो हमारे पास 8 मीटर बाय 5 मीटर बाय 4 मीटर है, यानी कि 8 बाय 5 बाय 4 मीटर हमारे पास एक कमरे की डायमेंशन है। और उस कमरे के अंदर आपने ये बताना है कि जो एयर होगी वो कितना उसका मैस होगा, ठीक है जी। जबकि जो एयर की डेंसिटी है वो हमें बता दी गई है कि वो 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो हमें बता दी गई है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और दूसरी यहाँ पे हमें उसने उसकी डिमेंशनें बता रखी हैं कि हमारे पास जो रूम है कि लेट से यहाँ पे अगर मैं एक रूम को ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये लेट से कि हमारे पास एक रूम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास उसकी डिमेंशनें हैं वो हमें उसने बता रखी हैं। तो इन डिमेंशनों के मुताबिक यहाँ पे अगर हम एक ड्रा करें कि लेट से ये हमारे पास 8 दे दिया गया है, ये हमारे पास जो है वो 5 दे दिया गया है, और ये जो हमारे पास हाइट है ये हमारे पास 4 दे दी गई है। तो जब हम इस पूरे कमरे का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, वो 8/5/4 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे कमरे की लेंथ, विड्थ और हाइट दे दी गई थी, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ द रूम होगा वो आ जाएगा 160 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे लेंथें दी गई थी, इन मेजरिंग को यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले उस कमरे का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर लेना है, जो कि हमारे पास 160 मीटर क्यूब बनता है। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ एयर इन द रूम, जिसको हम एम एयर लिखेंगे, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि उस कमरे के अंदर हमारे पास टोटल कितनी एयर जो है वो आ सकती है, यानी कि उस एयर का कितना वजन हो सकता है, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसको निकालने के लिए भी हम अगेन यहाँ पे डेंसिटी वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फार्मूला हम लिख देंगे अगेन मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने मैस को निकालना है। तो मैस को आप क्या करेंगे, इसको आप राइट साइड पे रहने देंगे और इस वॉल्यूम को आप इधर ले जाके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जो हमारे पास मैस का फार्मूला होगा वो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। तो इसको हम यूज़ करके जो है वो यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि डेंसिटी की वैल्यू हमें 1.3 दे दी गई है, वॉल्यूम अभी हमने फाइंड आउट किया है वो हमारे पास 160 है। तो जैसे ही आप 1.3 को 160 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 208 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उस रूम के अंदर जो एयर होगी उस एयर का मैस जो है वो 208 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना सिंपल है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, कि सिंपल आपको जो है वो उसका वॉल्यूम निकालने का पता होना चाहिए कि आपने जब भी किसी भी रूम का वॉल्यूम निकालना हुआ तो आपने उन तीनों लेंथों को आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेंसिटी हमें उसने खुद बता रखी थी, वॉल्यूम हमने खुद निकाल लिया, अब उस डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करो तो सिंपल आपके पास जो है वो मैस ऑफ एयर निकल के आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो 7.4 न्यूमेरिकल है उसका आंसर जो है वो 208 किलोग्राम बन जाता है। उसके बाद जो है वो हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 7.3 को देख लेते हैं जी कि स्टूडेंट प्रेस हर पाम, कि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी हथेली को दबाता है विद हर थंब, अपने अंगूठे के साथ, विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। के एक स्टूडेंट है एक जो कि अपने एक हाथ की हथेली को दूसरे हाथ के अंगूठे के साथ उसको दबाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने अंगूठे के साथ अपनी हथेली को दबाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो हमारे पास 75 न्यूटन लगती है। अब वो कहता है कि हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर द थंब, कि उस थंब का जो उस अंगूठे का जो उसकी हथेली के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा वो कितना होगा, जबकि उसका जो कंटेक्ट एरिया है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि जो उस अंगूठे का जो एरिया है वो हमें उसने बता दिया है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो उस अंगूठे की वजह से उसकी फोर्स लग रही है वो हमारे पास 75 न्यूटन लग रही है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है कि वहाँ पे कितना प्रेशर जो है वो उसका लग रहा होगा। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेंगे कि फोर्स हमारे पास F जो है वो 75 न्यूटन दे दी गई है, और यहाँ पे इसका जो कंटेक्ट एरिया है जिसको हम A के साथ यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे वो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। तो यहाँ पे फिर आपने अगेन जो है वो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो लेंथ होती है या जो एरिया होता है उसके जो यूनिट होते हैं वो मीटर के अंदर होती हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपल 1.5 को जो है वो 2 दफ़ा 100 के साथ डिवाइड कर देना है। तो अब आप 2 दफ़ा क्यों 100 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने अगर स्क्वायर ना होता तो आप सिंपल 100 के साथ डिवाइड करते, जैसे कि आपने पिछले भी कई न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो किया है कि जब आपने सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करना होता है तो आप 100 के साथ डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ एक दफ़ा 100 के साथ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें 2 दफ़ा 100 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपने 1.5 को 100 मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 1.5 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह यानी आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने
उनके जो यूनिट हो गए उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। यानी कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ तो उसको मीटर क्यूब में लेके आएंगे, और अगर हमारे पास ग्राम हुआ तो उसको हम किलोग्राम में लेके जाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है जी, हमने यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर को हम यहाँ पे लिख देंगे P के साथ कि हमने प्रेशर जो है वो P फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर का फार्मूला अब आपने यहाँ पे याद कर लेना है कि प्रेशर जो है वो आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि आप कितने एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप उन दोनों की रेशो ले लेंगे तो आपके पास प्रेशर निकल आएगा, जिसकी अगर हम कैलकुलेशन को देखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू का भी हमें पता है और हमें एरिया जो है वो भी हमने निकाल लिया है। तो अब आप दोनों की वैल्यू जो है वो सिंपल यहाँ पे लगा देंगे। तो फोर्स की जगह पे हम लिख देंगे 75 और एरिया की जगह पे हम लिख देंगे एरिया की वैल्यू जो कि हमारे पास 1.5 10⁻⁻⁴ आ जाएगी। तो जैसे ही आप 75 को 1.5 10⁻⁻⁴ के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 5 लाख आ जाएगा। तो प्रेशर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, वो हमारे पास 5 लाख के इक्वल आ गया। तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट होगा इसको आपने उठा के इस 5 के आगे लेके चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 5 जीरो बनते हैं, तो इसका मतलब 5 10⁻⁵ हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी P इज इक्वल टू 5 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने जो है वो इसका यूनिट भी याद रखना है कि हमारे पास जो प्रेशर का यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सिंपल इसका जो प्रेशर का जो फार्मूला है इसको हम यूज़ करके किसी भी चीज़ का जो प्रेशर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल आपके पास फोर्स और एरिया का पता होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। सेम इसी तरह जो है वो हम यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल नंबर 7.6 को सॉल्व कर लेते हैं कि द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर। कि यहाँ पे सबसे पहले बात तो आपने ये याद कर लेनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास पिन है ना, उस पिन का जो हेड है वो कौन सी शेप बना रहा है, वो स्क्वायर शेप का है। तो स्क्वायर शेप आपको पता है कि कौन सी शेप होती है, ऐसी शेप जिसकी चारों साइडें जो है वो बराबर होती हैं। तो अब उसकी अगर उसने हमें एक साइड बता दी है जो कि हमारे पास कितनी है, वो 10 मिलीमीटर है। तो आपका कहता है कि आपने फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कि अगर आप उस पिन के हेड के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो आप ये बताएं कि उस पिन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, जबकि उस पिन का जो हेड है उसकी एक साइड जो है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर की है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम गिवन डेटा की बात करें तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। तो फोर्स हमारे पास कितनी है जी, वो हमारे पास 20 न्यूटन है। अब यहाँ पे जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो हमें बता दी है, जिसको अगर हम यहाँ पे x के साथ ज़ाहिर करें तो x हमारे पास कितनी है जी, वो 10 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर आपको पता है कि ये हमारे पास लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट तो हमारा मीटर होता है। तो मिलीमीटर को आपने क्या करना है, सबसे पहले मीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 मिली जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये आपने प्रीफिक्सेस के अंदर पढ़ रखा है कि 1 मिली जो है वो हमारे पास 10⁻⁻³ के इक्वल होता है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि इस मिली की जगह पे आपने 10⁻⁻³ लिख देना है। तो इस तरह यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 10⁻³ मीटर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर आ गई। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने प्रेशर निकालना है तो प्रेशर निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना लाजमी है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा है कि हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला है वो किसके इक्वल है, वो अभी हमने ऊपर वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी पढ़ा है कि वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो अब हमें फोर्स तो हमें दे दी गई है कि जो हमारे पास 20 न्यूटन है, लेकिन हमें यहाँ पे एरिया जो है वो हमें नहीं दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे एरिया को निकालना होगा। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस स्क्वायर शेप को यूज़ करते हुए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो साइड दी गई है वो हमें स्क्वायर शेप की दी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। क्योंकि आपको पता है कि एरिया की जो चारों साइडें होती हैं वो हमारे पास सेम होती हैं। कि लेट से ये हमारे पास एक्स साइड है तो ये भी हमारे पास एक्स साइड होगी, ये वाली साइड भी हमारी एक्स साइड होगी और ये वाली भी हमारी एक्स साइड होगी। तो कोई भी दो साइडों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, वो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो लेंथ भी एक्स आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे विड्थ भी एक्स आ जाएगी। तो एक्स को एक्स के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 10⁻³ आ जाएगी। और सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू वही सेम अगेन 10⁻³ आ जाएगी। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एरिया की वैल्यू आएगी वो 1 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर निकल आएगी। तो यानी यहाँ पे हमें बेसिकली उसने इनडायरेक्ट जो है वो यहाँ पे एरिया बता रखा है। ठीक है। यानी कि आपने जब भी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको पता है कि आपने यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर को निकालने के लिए आपको फोर्स और एरिया दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं।
तो फोर्स अगर उसने हमें दे रखी है तो हमें एरिया खुद निकालना पड़ेगा। तो एरिया आपने यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। तो अगेन आपने यहाँ पे जो है वो प्रेशर को फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर का हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे जो कि हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, जो कि अभी हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी इसको यूज़ किया है। तो हमारे पास प्रेशर जो है वो किसके इक्वल आ गया जी, वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल आ गया। तो अब फोर्स की जगह पे हम फोर्स की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास 20 न्यूटन दे दी गई थी, और इस एरिया की जगह पे हम एरिया की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास अभी हमने जो है वो ऊपर फाइंड आउट किया, जो कि 1 × 10⁻⁻⁴ आ जाएगी। तो जैसे ही आप इस 20 को जो है 1 × 10⁻⁴ के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 2 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे जो हमारे पास 5 सिफरे आ रहे हैं, तो 5 सिफरों का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आ रहा होगा इसको उठा के आपने इस 2 के आगे लेके चले जाना है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम कितनी वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, हम 5 वैल्यू लेके जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये 10⁻⁵ आ जाएगा। यानी कि सिंपल हमने जो है वो इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख लिया है। तो इस तरह यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2 × 10⁻⁵, और साथ में हमारे पास प्रेशर का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने इसका जो प्रेशर है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो आपने याद रखना है कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो समझ लेना है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। तो इस तरह जो है वो इस चैप्टर के जो पहले 6 न्यूमेरिकल हैं वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के टोटल यहाँ पे 12 न्यूमेरिकल थे, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट के अंदर आज हमने इसके पहले 6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके जो बाकी के 6 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसको जितना हो सकता है अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद चैप्टर के रिलेटेड आने वाली वीडियो जो हैं वो भी आपको मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे जो पहले 6 चैप्टर्स हैं उनके रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी हैं, तो वो भी आप यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक्स मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अगर आप फॉलो करेंगे तो तब भी आप हर चैप्टर के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।